नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत कुमार पाठक आज फिर से आप सभी के सामने सेम टॉपिक अमेरिकन रेवोल्यूशन लेकर आया हूं। आज जो पहली बार क्लास में आए हैं उनको मैं बता दूं कि इस टॉपिक पर ऑलरेडी मैं 2 लेक्चर्स दे चुका हूं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों के लिंक अवेलेबल हो जाएंगे, मिल जाएंगे। आप पहले उन 2 लेक्चरों को ध्यान से सुनना तो डेफिनेटली आज का लेक्चर आपको और अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। आज का लेक्चर शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि आज किसके बारे में बात करेंगे। आज हम लोग राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण के बारे में बात करेंगे। हम सामाजिक और सांस्कृतिक कारण के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं और मैं आपको समझा चुका हूं। लेकिन चलिए एक रिदम बन जाएगा, ठीक है। एक छोटा सा हम ब्रीफिंग लेते हैं कि हमने आपको पिछले लेक्चर में क्या पढ़ाया। मैंने आपको सामाजिक कारण बताया था कि इंग्लैंड की सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना कैसी थी। एक रूढ़िवादी सामाजिक संरचना के साथ इंग्लैंड चलता था और साथ में क्या था, उनकी जो व्यवस्था थी वो सामंती थी। लेकिन अमेरिका समाज की जो व्यवस्था थी वो कैसी थी, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था थी। यहां पर लोग रूढ़िवादी नहीं थे, यहां के लोग क्या थे, मौलिक और आदर्शवादी। अब एक मौलिक आदर्शवादी समाज और रूढ़िवादी जो समाज थी, इन दोनों के आपस में जो थे विचार मेल नहीं खाते थे, जिससे कि दोनों के बीच में मतभेद होना शुरू हो गया। ये सामाजिक कारण बना। अगर हम सांस्कृतिक कारण की बात करें तो आपको मैंने बताया कि इंग्लैंड की जो व्यवस्था थी, जो धार्मिक व्यवस्था थी, वो कैथोलिक थी और जो हमारे अमेरिका की व्यवस्था थी वो कैसी थी, प्रोटेस्टेंट। और इंग्लैंड दक्षिणानुसी विचारधारा को मानने वाले, धार्मिक दक्षिणानुसी विचारधारा को मानने वाले। कैसे दक्षिणानुसी विचारधारा को मानने वाले ये लोग थे, आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये क्या करते थे, आप कोई भी किसी भी तरह का बदमाशी कर दो, बड़ा से बड़ा अपराध कर दो और वो अपराध आप पोप को बताओ, पोप क्या करेगा, आपके लिए एक क्षमा पत्र लिखेगा, उसके बाद वो क्षमा पत्र पढ़ा जाएगा और आपके सारे पाप माफ कर दिए जाएंगे। जबकि प्रोटेस्टेंट ने बोला भाई ये तो रूढ़िवादी विचार है, ये एकदम गलत है, बड़े से बड़े पाप को आप कैसे एक पत्र को पढ़ोगे और उसको कैसे माफी मिल सकती है, ये तो गलत है। तो इस तरह की जो विचारधाराएं, 2 अलग अलग तरह की विचारधाराओं के कारण क्या हुआ, धार्मिक उन्माद पैदा हो गया और लड़ाई हुई। तो ये तो धार्मिक कारण मैंने आपको बताया। उसके बाद मैं बताया आपको कि किसी भी वर्ग में अगर चेतना का जागरण होता है तो जो बौद्धिक लोग होते हैं वही समाज में क्या कर सकते हैं, चेतना ला सकते हैं। भाई सिंपल साधारण लोग तो चेतना ला ही नहीं पाएंगे। तो मैंने आपको कुछ नाम बताए, जैसे जॉन लॉक बताया आपको, मॉन्टेस्क्यू, बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस जॉफरसन, थॉमस पेन, इन सभी के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में आपको क्या किया, पढ़ाया है। तो आइए चलते हैं, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर है राजनीतिक कारण। तो आप सभी लोग अपना पेन निकाल लें, पेंसिल निकाल लें, कॉपी निकाल लें और तैयार हो जाएं आज के लेक्चर के लिए। राजनीतिक कारण देखिए, सबसे बड़ी बात क्या था, हमारा जो अमेरिका में जब इंग्लैंड ने उपनिवेश स्थापित किया तो नियंत्रण करने के लिए किसी को भेजेगा। आप देखो, आप अगर किसी कॉलेज में पढ़ाते हो तो आप देखते होगे वहां पर कॉलेज का एक मालिक होता है, लेकिन कॉलेज को सुचारू रूप से चलाने के लिए मालिक क्या करता है, डायरेक्टर की नियुक्ति करता है, ठीक है। और डायरेक्टर अपने नीचे एचओडीज बनाता है। ठीक उसी तरीके से औपनिवेशिक राजा जो था उस उपनिवेश में नियंत्रण करने के लिए क्या किया, गवर्नर की नियुक्ति की। ये गवर्नर कौन होता था भाई, ये गवर्नर वही लोग होते थे जो इंग्लैंड के बसिंदे होते थे और राजा के चाहते जो होते थे वही उनको वो गवर्नर जनरल बनाकर भेजते थे। और उनकी गवर्नर जनरल की सहायता करने के लिए क्या होती थी, कार्यकारिणी समिति होती थी। ये कार्यकारिणी समिति में कौन से लोग होते थे, अब जो अंग्रेज होंगे वही इस कार्यकारिणी समिति के सदस्य होंगे। इसमें कोई भी अमेरिकन जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, उच्च अधिकारी नहीं बन सकता, रजिस्टर्ड रैंक के ऑफिसर नहीं बन सकते। वो कौन होंगे, जो ब्रिटिशर्स होंगे। अब ध्यान से समझिए इस बात को। अब बात यहां पर आती है, इनके पास अब जो अमेरिकन लोग होंगे वो क्या काम करेंगे। इनको अमेरिकन लोग जो होंगे, आपको बताया था जनतांत्रिक मतलब लोकतांत्रिक में समाज थी, तो उनके यहां पर एक विधायिका असेंबली चलती होती थी, ठीक है, जो जिसमें कि जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि वहां पर जाते थे। और इनको क्या अधिकार था, जो जनता के द्वारा जो चुन के जाते थे उन सदन को क्या अधिकार था, उनको कर लगाने का अधिकार था, वेतन देने का अधिकार था, इसके साथ साथ कानून निर्माण करने का अधिकार था। भाई तुमने अधिकार तो दे दिया, देखो अधिकार तो विधायिका को थी,
किस किस चीजों के अधिकार थी, देखना सुनना ध्यान से। कर लगाने का, वेतन तय करने का, कानून निर्माण करने का, यह अधिकार दे दिया। लेकिन इनको स्वीकार या अस्वीकार, इनको मतलब इनको स्वीकार करना है अथवा इसको रद्द कर देना है, इसका पूरा अधिकार गवर्नर और कार्यकारिणी समिति के पास होता था। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, आप किसी अच्छे नियम को भी लेकर आ रहे हो तो उनका मन है कि उस नियम को वो इंप्लीमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, गवर्नर उस नियम को इंप्लीमेंट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, कानून बनाएगा या कानून को नहीं बनाएगा, ये उनके मर्जी की बात थी। जिसके कारण क्या हुआ, उपनिवेश जनता के मन में असंतोष की भावना उपज गई, पहला कारण बना। दूसरी बात क्या थी, ये जितने भी ब्रिटिशर्स थे इनके मन में एक विचार चलता था। ये क्या विचार थी, वो विचार ये थी कि ये जो ये उपनिवेशवासी लोग हैं, जो अमेरिकन सिटीजन हैं, उनको शासन करने की कोई योग्यता नहीं है, उनमें कोई योग्यता नहीं है भाई शासन करने की, वो शासन कर ही नहीं सकते समाज में। क्यों, ऐसा क्यों उनके मन में विचार था, उनके मन में इसलिए ऐसा विचार आया क्योंकि इंग्लैंड की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, सामंती, और सामंती सामाजिक व्यवस्था में एक बात आप याद रखना, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो ये सोचते थे कि जो उपनिवेशितवादी जो लोग हैं उनकी विचार कैसी है, उनकी तो पहले से विचार गुलामों वाली है, तो ये शासन कैसे कर सकते हैं, शासन तो ये कर ही नहीं पाएंगे। इस कारण से क्या हुआ, ये जो ब्रिटिशर्स की जो ये नीति थी, इससे उपनिवेशवादी लोगों के मन में बहुत ज्यादा असंतोष की भावना पैदा हो गई। कहता ऐसे कैसे, अगर हमारे यहाँ मजदूर में अगर योग्यता है शासन करने की तो मजदूर राजा के जगह पर बैठेगा, अगर राजा अयोग्य है तो ये जो थी, ये बातें जो ब्रिटिशर्स के बीच में थी और जो बातें अमेरिकन के बीच में थी, इस बातों को लेकर राजनीतिक कारण क्या हुआ, मतभेद का ये कारण बनता चला गया। आइए देखिए, किसी भी देश में ना राजनीति का जो मतलब कहते हैं ना, क्रांति का एक बहुत बड़ा जो फैक्टर होता है, वो फैक्टर होता है आर्थिक। कौन सा फैक्टर होता है वो, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण जो है उसके कारण से जो बहुत मतलब कहते बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कैसे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अभी हम पढ़ेंगे और सब कुछ समझेंगे। क्या हुआ, अब देखिएगा ध्यान से, ब्रिटेन ने अमेरिकन उपनिवेश में कई प्रकार के कर कानून लगा दिए, बहुत सारे प्रकार के कानून लगाए। क्या कर देना है, किसको देना है भाई, किसको देना है, ये अमेरिकन वासी के ऊपर क्या किया उन्होंने, कर लगा दिया। इससे क्या हुआ, जब कर लगाने के कारण क्या हुआ, उपनिवेशित जो लोग थे उसमें असंतोष की भावना बहुत ज्यादा बढ़ गई। एक संवैधानिक मुद्दा उठ खड़ा हुआ कि तुम हमारे लोगों को मौका तो देते नहीं हो, ना बोलने का, ना कानून बनाने का। हम जो कानून तुम्हारे सामने लाकर देते हैं, तुम उस कानून को क्या कर देते हो, अवैध ठहराकर उसको खत्म कर देते हो, और अपने मनमाने ढंग से अपने शक्तियों का प्रयोग करके तुम हमारे ऊपर इतना मतलब कर लगा रहे हो जो हम देने में सक्षम नहीं है। इस कारण से क्या हुआ, एक मतभेद पैदा होना शुरू हो गया। और यहां पर ब्रिटिशर्स, अब देखिए ब्रिटिशर्स का क्या मानना था, वो क्यों कर लगाते थे। उनका मानना था कि ब्रिटिश की जो शक्ति है, ब्रिटिश संसद की जो शक्ति है, वो सर्वोच्च शक्ति है। वो अपने को सर्वोच्च मानते थे, दुनिया में सबसे शक्तिशाली वही, सबसे बुद्धिमान वो अपने को मानते थे, सबसे शक्तिशाली वो अपने को मानते थे। और कहते थे जो उपनिवेशित वादी जो लोग हैं, जिनको हमने गुलाम बनाया है, वो शारीरिक रूप से भी कमजोर है, इसके साथ साथ वो मानसिक रूप से भी कमजोर है, इसीलिए जो हम कानून बनाकर देंगे वो उनको मानना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या हुआ कि अमेरिकन उपनिवेश जो लोग थे, जो सोसाइटी थी, जो समाज थी, वो धीरे धीरे क्या करने लगी, उनके संसद का और जो उनके द्वारा जो बनाए गए जो कानून था उनका, वो उनकी असेंबली क्या करने लगी, विरोध करना उसके असेंबली ने शुरू कर लिया। और उन्होंने बोला, आपको मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था, पढ़ाया था कि तुमको कर लगाने का हम अधिकार नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं भाई, इसलिए नहीं देते हैं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, इसलिए हम तुमको कर लगाने का अधिकार नहीं देते हैं क्योंकि तुम हमें प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं दे रहे हो। क्योंकि ऐसा था, सामाजिक संरचना और सामाजिक व्यवस्था में क्या थी, एक ऐसी व्यवस्था थी कि ब्रिटेन की संसद में अमेरिकन कोई प्रतिनिधि बैठता ही नहीं था।
जो मन होता था ये अपने ब्रिटेन के जो लोग थे, वो जो उनके असेंबलीज के लोग थे, वो जो मर्जी चाहे जैसे मर्जी चाहे वो क्या करते थे, नियम बनाते थे, कानून बनाते थे, और वही कानून को वो जबरदस्ती लाकर थोप देते थे। वो पूछते भी नहीं थे कि वहां के नेताओं से, वहां के जनता से कि क्या ये तुम्हारे लिए सही भी है या सही नहीं है। तो उन्होंने इसी टाइम पर नारा लगाया कि अगर प्रतिनिधित्व नहीं दोगे तो हम कर नहीं देंगे। लेकिन अंग्रेज भी कहां हटने वाले थे। अब किस तरह के कौन कौन से कर लगाए गए जिससे, और कौन कौन सी ऐसी नीतियां थी जिसके कारण की बहुत ज्यादा असंतोष की भावना क्या हो गई, पैदा होते चली गई। आइए हम इसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला तो हम बात करेंगे ग्रैनविले की नीति। कौन कौन सी नीति थी हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे शुगर एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम स्टैंप एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, और एक और टाउनसेंड की नई योजना के बारे में, बहुत अर्थशास्त्री था ये टाउनसेंड, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई ये जो है ग्रैनविले, ये है कौन, ये कैसा आदमी है। ये 1760 ईस्वी की बात है। समझ रहे हो बच्चों कितने ईस्वी की बात है। देखिए किसकी नीति मैं पढ़ा रहा हूं, एक बार फिर से देखते हैं किसकी नीति के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये नाम है ग्रैनविले की नीति। किसकी नीति, ग्रैनविले की नीति। ध्यान से देखिएगा और कॉपी में भी नोट करिएगा। देखिए उस समय ब्रिटेन का राजा कौन बना था, जॉर्ज तृतीय, जॉर्ज तीसरा नंबर, जॉर्ज थर्ड। और 1760 ईस्वी में जब इंग्लैंड की गद्दी पर बैठा तो क्या हुआ, इंग्लैंड की संसद को अपने कठपुतली के तरह वो बनाए रखने में सफल हो गया। लड़ाई हुई थी, पढ़ेंगे इसके बारे में भी, मैं आपको लेक्चर दूंगा। ठीक है, तो इंग्लैंड के संसद पर क्या किया, उसने पूरा अधिकार जमाने की कोशिश की और उसको कठपुतलियों के तरह वो नचाता था, और अपने हिसाब से अपने हिसाब से प्रधानमंत्री बनाता था, और उसको जो इंस्ट्रक्शंस देता था प्रधानमंत्री उसी हिसाब से काम करते थे। उसी समय उसने एक आदमी को प्रधानमंत्री बनाया जिसका नाम था, क्या नाम बताया आपको, ग्रैनविले। अब ग्रैनविले को जब वो प्रधानमंत्री बनाता है तो उसको बोलता है कि देखो 60 साल से हमारी जो लड़ाई चली है, किसके साथ, फ्रांस के साथ, उससे हमारा जो है ना इकोनॉमी जो है वो बड़ा खराब हो चुका है। ठीक है, हमारे खर्चा ज्यादा है अमेरिकन उपनिवेश में और कमाई कम हो रही है। तो तुम चलो जल्दी से जल्दी एक ऐसा नियम बनाओ, ठीक है, तुमको मैंने प्रधानमंत्री बनाया है भाई, तो तुम ऐसा नियम बनाओ जिससे कि क्या हो, ज्यादा से ज्यादा पैसा आए, ज्यादा से ज्यादा धन आए, और इंग्लैंड जो है और अमीर बन जाए, और हम फिर चले दूसरे देशों पर कब्जा मारने। तो उसको बोल दिया, और वो भी क्या किया, उसने भी ना सोचा ना समझा ना पूछा, और उसने कहा कि जी हुजूर मैं आपकी बातों को मानता हूं, और इसी के साथ उसने अलग अलग कर लगा दिया। पहला कर उसने किस पे लगाया उसने जहाज रानी के ऊपर। किसके ऊपर लगाया कर, जहाज रानी कानून के ऊपर उसने कर लगाया, और कहा सख्ती से लागू करो, जो जो मैं कर बोलूंगा उसको सख्ती से लागू करो, उस पे लगा दिया। फिर उसने चीनी के ऊपर कर लगा दिया, शुगर एक्ट जिसको बोलते 1764 ईस्वी में। उसके बाद उसने 1765 ईस्वी में स्टैंप एक्ट पर कर पारित कर दिया। अब सब पढ़ेंगे कि कैसा कैसा था, जहाज रानी क्या था। कहता था कि कोई भी जहाज, अब देखना जहाज रानी कानून का कैसे सख्त किया, कोई भी जहाज डायरेक्ट जो है वो अमेरिका नहीं जाएगी। कैसे जाएगी, अगर भारत से अमेरिका को व्यापार करना है तो पहले वो इंग्लैंड आएगी, वहां पे कस्टम ड्यूटी देगी, फिर वो वहां से कहां जाएगी, अमेरिका जाएगी, वहां पर कस्टम ड्यूटी देगी, मतलब सीधे नहीं जाएगी। अब अगर किसी को जापान से कहां जाना है, जापान से अमेरिका जाना है, तो पहले वो इंग्लैंड जाएगी, वहां देगी, फिर वो कस्टम ड्यूटी कहां देगी, अमेरिका देगी। देखो कितने मतलब चालू थे, दोनों तरफ से वो लाभ कमाने की कोशिश करते थे। तो इतना सख्त, इससे क्या हुआ, इससे जो व्यापारी वर्ग था उसको तो बड़ा ज्यादा मतलब परेशानी होना शुरू हो गया। वो बोला ऐसे कैसे व्यापार करेंगे, जितना फायदा नहीं उतना तो नुकसान हो रहा है। तो इस तरह का उसने, अंग्रेजों ने जो है कानून बनाया। अब आइए, अब इसके बाद उसने शुगर एक्ट पास कर, 1764 ईस्वी में शुगर एक्ट पास कर दिया। इसमें भी बड़ा उसने घपलाबाजी किया। इसमें देखो शुगर एक्ट में क्या करता है, इसके तहत इंग्लैंड के अतिरिक्त, देखो ध्यान से समझना, इंग्लैंड के अतिरिक्त किसी भी देश को, ठीक है, विदेशी रम का आयात बंद कर दिया गया। मतलब कि जो रम है, जो शराब है, सिर्फ वो इंग्लैंड ही अमेरिका में बेच सकता है, बाकी कोई देश भाई नहीं बेचेगा।
अब देखो, अगर 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 ऐसी मोनोपोली हो जाए तो उसका मर्जी है ना, वो कितने दामों पर बेचता है, इसमें तो हम लोग कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। देखो, इंग्लैंड के अतिरिक्त कोई अन्य देश क्या है, रम आयात नहीं कर सकता, बंद कर दिया। और सीरे के आयात और सीरे पर आयात कर बढ़ा दिया, और जो चीनी का जो सीरा बनता था उस पर आयात कर क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब आयात कर अगर भाई बढ़ जाएगा तो अब जो आने वाली वस्तु है उस पर आयात कर बढ़ेगा, तो ऑब्वियस बात है कि दाम क्या हो जाएगी, उस वस्तु की क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इससे क्या नुकसान हुआ, इससे जो चीज पहले सस्ते में मिल जाता था अब वो बहुत ज्यादा महंगे में मिलना शुरू हो गया, ये परेशानी शुरू हो गई। दूसरी तरफ क्या हो गया, शराब, रेशम, कॉफी आदि अन्य वस्तु पर भी कर लगा दिया गया। बोलता था एक चीज पे लगाएंगे, अब 5 चीजों पे टैक्स लगाना शुरू कर दिया। और कस्टम अधिकारी को बोला कि देखो, बिना कस्टम दिए अगर कोई भी चीज अगर मतलब उस बंदरगाह पे उतरती है तो उस चीज को डिस्ट्रॉय कर दो, पानी में फेंक दो, बहा दो, या उसको जब्त कर लो, आने मत दो उसको इस तरह से। तो इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया, जो सस्ते चीज थी वो भी महंगी हो गई, ठीक है। और रम बनना बंद हो गया भाई अमेरिका में, तो पीने वाले लोगों को दिक्कत होने लगा। जब दिक्कत हो जाता है तो आपको पता है पीने वाले लोग छोड़ते नहीं है किसी को, अब होना चला स्टार्ट हो गया आंदोलन। अब इसके कारण, शुगर एक्ट के कारण। अब हम दूसरा पढ़ते हैं स्टैंप एक्ट। स्टैंप एक्ट में क्या होता है, देखिए अब स्टैंप एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। स्टैंप एक्ट के अनुसार क्या हो गया, समाचार पत्र, कानून, व्यापारिक दस्तावेज, विज्ञापन आदि पर कैसी ड्यूटी लगा दी भाई, स्टैंप कर लगा दिया गया। और कहा क्या कि जरूरी है इसका भुगतान करना, बहुत जरूरी है। अगर तुम भुगतान नहीं करते हो और कोई भी चीज तुम लिखना, पढ़ना, पढ़ाई की चीज अगर तुम समाज में मतलब फैलाना चाहते हो तो ये कानून के विरुद्ध माना जाएगा, समझ रहे हो। तो तुमको इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा भाई, इसके ऊपर तुमको टैक्स तो देना ही पड़ेगा। अब इस बात को ध्यान से समझते हैं, बिना हाइलाइटर चलाए ध्यान से आप इसको सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। अब बताइए, कॉपी किताब, समाचार पत्र, ठीक है, और जो पढ़ने लिखने की चीजें होती है उसका यूज कौन करता है, पढ़े लिखे लोग करते हैं। अब पढ़े लिखे लोग अपनी भावनाओं को, अपनी अभिव्यक्ति को, अपनी वैचारिक स्वतंत्रता को समझा क्या कि इस पर डायरेक्ट क्या किया गया है, इंग्लैंड के द्वारा डायरेक्ट इस पर आक्रमण किया गया है। वो गुस्सा हो गए, बोले भाई तुम हमारे प्रोडक्ट पर पहले कर लगाया, अब तुम हमारे लिखने, पढ़ने और हमारी जो बौद्धिक क्षमता है तुम उस पर भी क्या करना चाहते हो, उसको भी तुम रोक लगाना चाहते हो। ये बात हम सहन नहीं करेंगे। और आपको पता है इसके लिए तो पूरा अमेरिका खड़ा हो गया, क्योंकि ये बुद्धिजीवी वर्ग जो थे वो अन्य वर्गों को जागृत करने में सफल हो गए। इससे बहुत बड़ी जो है मतलब जनता, जो पूरे जनता के बीच में इंग्लैंड को लेकर एक आक्रोश की भावना पैदा हो गई। और इसमें जो नेता थे सैमुअल एडमसन, इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। जेम्स ओटिस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। पैट्रिक हेनरी जैसे बुद्धि जो वक्ता थे उन्होंने बहुत बड़ा रोल किया। वो घर घर गए, लोगों को समझाया कि देखो आज समाचार पत्र पर, आज लिखने पर ऐसा किया जा रहा है, कल और भी चीजों पर कर लगाया जाएगा, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। उन्होंने लोगों को समझाया, गली गली जाकर, मोहल्ले मोहल्ले जाकर, घर घर जाकर उन्होंने समझाया और उनकी बातों को लोगों ने स्वीकार किया, समझा और कहा नहीं भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा। और 1765 ईस्वी में जो ये कानून बना, इसका बहुत ज्यादा विरोध पूरे अमेरिका में हुआ। अब यहाँ पे एक नारा बनकर आया कि तुम जो ऐसे ऐसे कर लगाए जा रहे हो, इतने इतने कर लगाए जा रहे हो और बिना पूछे ये सब जो कर लगाए जा रहे हो, तो ये कर हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? हम इसलिए नहीं देंगे क्योंकि तुम कर लगाने के पहले हमारे लोगों को बोलने का मौका ही नहीं देते, हमारे लोगों से हमारी भावनाओं को समझते ही नहीं हो, तो भाई हम कर क्यों दें? तभी उन्होंने बोला था प्रतिनिधित्व नहीं दोगे तो कर नहीं देंगे, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अब आप बात समझ में आ गई। देखो पहले स्लाइड में पढ़ाया और देखो ये छोटा सा स्लोगन पूरे अमेरिका में किस तरह से क्रांति लेकर आ गया। इस तरह से स्टैंप एक्ट के विरोध में 1765 ईस्वी में, क्योंकि ये सैमुअल एडमसन और पैट्रिक हेनरी जैसे लोगों ने बौद्धिक चेतना जगाने में लोगों में सफलता पाई और उन्होंने 9 उपनिवेशों के साथ मिलकर स्टैंप एक्ट कांग्रेस अधिवेशन किया और स्वाधीनता के पुत्र और पुत्री नामक एक संस्था का गठन किया।
और ये संस्था क्या की, इस संस्था ने पूरे जोर शोर से स्टैंप एक्ट का अंत तक विरोध किया और इस एक्ट को खत्म करने का निश्चय ले लिया। और अंत में जब काफी ज्यादा विरोध हुआ तो 1766 ईस्वी के में इस अधिनियम को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और इंग्लैंड के संसद में, और समाप्त तो कर दिया लेकिन रस्सी जल गई थी लेकिन ऐठन नहीं गई। क्या बोलता है भाई, इंग्लैंड के संसद में एक अधिवेशन होता है और संसद में वहां के संसद प्रतिनिधित्व कहते हैं कर तो हटा लिया लेकिन फिर भी अभी भी मेरे पास पूरा का पूरा अधिकार है, जब हम चाहेंगे अमेरिका में कर लगाएंगे। जब ये बात अमेरिका वासी सुनते हैं कि ये ऐसे बातें बोल रहा है कि जब हम ये कर हम हटा लेते हैं लेकिन जब हमारी मर्जी होगी हम पूर्ण अधिकार के साथ अमेरिका में कर लगाएंगे, तो अमेरिका वासी जब इस बात को सुनते हैं तो घोर प्रतिक्रिया करते हैं और कहते हैं कि हम इंग्लैंड गो बैक, वापस जाओ, और काफी नारे लगते हैं और मुर्दाबाद होता है। किसका भाई, किसका होता है, ये इंग्लैंड के संसद का और इंग्लैंड के जो लोग थे जो कि कब्जा मारने के लिए कब्जा मारकर बैठे हुए थे उन सभी का। अब सुनो, अब एक नया आदमी आ गया, टाउनसेंड। ये तो टाउनसेंड एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्री था और किसकी सरकार बन गई थी, अब सरकार चेंज हुई है। पहले ग्रेनविले की सरकार थी, अब नया आ गया भाई प्रधानमंत्री। ये बात है 1767 ईस्वी में इंग्लैंड में किसकी सरकार बनी, विलियम पिट की सरकार बनी। और उस सरकार में जो था वित्त मंत्री कौन बना, टाउनसेंड। याद रखिएगा उस सरकार में कौन वित्त मंत्री बना, टाउनसेंड। यही टाउन जो आप शहर बोलते हो उसमें सेंड लगा दीजिए। टाउनसेंड मतलब, टाउन का मतलब शहर, सेंड का मतलब बालू, शहर में बालू। वो बन गया, कौन बन गया, वो वित्त मंत्री बन गया। और उसका क्या मानना था, देखिए उसने क्या किया, उसने पूरा खाका उल्टा, पुराना नया सारा कुछ। कहता है भाई हमने उपनिवेश तो स्थापित कर लिया अमेरिका में, लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहां पर आ रहा है कि जितना पैसा हम अमेरिका में अपने लोगों के लिए खर्च कर रहे हैं, उनके रहन सहन में खर्च कर रहे हैं, सैनिकों के ऊपर खर्च कर रहे हैं, जो हमारे जहाज जाते हैं वहां व्यापार करते हैं उनके ऊपर खर्च कर रहे हैं, उतना तो हमें रिटर्न बैक मिल ही नहीं रहा है। मतलब जितना व्यय हो रहा है उस हिसाब से तो हमें आय हो नहीं रही है। तो भाई ऐसे तो चलना नहीं, ऐसे तो हमारी इकोनॉमी और पिटती चली जाएगी। उसने बड़ा अध्ययन किया क्योंकि ये अर्थशास्त्री था, थोड़ा विद्वान आदमी था। उसने बोला अब इस चीजों से हमें क्या करना, हमें कर्ज से बाहर निकलना है। तो इसके लिए उसने 1767 ईस्वी में 5 वस्तुओं पे और कर इसने लगा दिया, जिसमें कौन सा कर था, चाय थी, सीसा था, कागज, सिक्का और धातु, सीमा शुल्क। इन सभी चीजों पर उसने क्या किया, आयात कर लगा दिया। तो अमेरिकन वासी ने क्या हुआ, जब इनको पता चला कि भाई चाय पे कर लग चुका है, शीशे पे कर लग चुका है, कागज, सिक्का, धातु, सीमा, इन सभी पर कर लग चुका है, तो अमेरिकन वासी ने इस चीज का बहुत ज्यादा विरोध करना शुरू कर दिया। और अंग्रेज संसद के द्वारा लगाए गए वो किसी भी कर को मानने से क्या कर दिया कि हम नहीं मानेंगे, तुम चाहे जो मर्जी कर लगा दो, हम देंगे ही नहीं। और इस कर का व्यापक रूप से पूरे ब्रिटेन में, इसका ब्रिटेन वासियों के खिलाफ पूरे अमेरिका में क्या हुआ, इसका विरोध हुआ। आपको बात समझ में आ गई। अब क्या होता है, अब फिर से खेल जो है वो चेंज हो जाती है। अब एक नया जो है प्रधानमंत्री बनकर आता है जिसका नाम होता है लॉर्ड नॉर्थ। वो विलियम पिट जो था, आपको मैंने पढ़ाया, जो ये विलियम पिट के समय में ये टाउनसेंड वित्त मंत्री बनकर आया। अब नया प्रधानमंत्री आया लॉर्ड नॉर्थ। ये 1773 ईस्वी की बात है। वो आता है और हाथ जोड़कर अमेरिकन वासी से बोलता है कि भैया अब मुझे माफ कर दो, मैं अपने पुराने सारे प्रधानमंत्री जो कर लगाए थे उन सभी के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं, और मैं जो है सब जो करते मैं उन सब कर को क्या करता हूं, माफ कर देता हूं, लेकिन मैं एक चीज पे कर लगाऊंगा। वो चीज कौन थी, कहता है कि मैं सब कर को ले लेता हूं, मैं सिर्फ एक चीज पे कर लगाऊंगा, बोलता है, और वो चीज थी चाय।
लेकिन अब अमेरिका वासी के मन में एक चीज हो गया कि चाहे कोई कुछ भी हो जाए, हम किसी भी चीज पर कर नहीं देंगे। तुम चाहे एक भी चीज बोलो, हम उस चीज पर कर नहीं देंगे। साफ बोला उसने। अब इसमें क्या हो गया? अब कर क्यों लगाना चाहता था? क्योंकि उसको अपने देश को घाटे से बाहर निकालना था। ठीक है, कंपनी जो घाटे में चल रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो घाटे में चल रही थी, उससे उसको बाहर निकालना था, तो कर तो लगाना पड़ना था। तो बोला बाकी कर को हम वापस ले लेते हैं अगर तुम इसका विरोध करते हो सभी कर का, लेकिन एक कर तो दे दो भाई। लेकिन बोला, अमेरिकन वासियों ने बोला कि हम एक भी कर नहीं देंगे। और इसने बोला कि तुमको तो अब देना पड़ेगा। अब ताना तानी वाली बात हो गई कि एक कर तो तुमको देना पड़ेगा। अब देखो आगे क्या होता है। और जब ये चाय की नीति, चाय पर कर लगाया, तो उपनिवेश वासियों ने जमकर इसका विरोध किया, जमकर इसका विरोध किया। बोला चाहे तुम सस्ती चाय बेचो, चाहे तुम महंगी चाय बेचो, हम जो है चाय आने ही नहीं देंगे अपने देश में। अगर तुम भेजोगे हमारे देश में चाय तो फिर हम क्या करेंगे, देख लो हम क्या करते हैं आगे। अब क्या होता है, अमेरिकन वासी चाय का विरोध करते हैं, चाय के कर का विरोध करते हैं। 16 दिसंबर 1773 ईस्वी की बात है। बोस्टन के बंदरगाह पर जबरदस्ती अमेरिकन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज के थ्रू चाय की पेटियां भेजते हैं। चाय की पेटियां भेजते हैं। भले चाय सस्ती होती है, बिक रही होती है, चाय सस्ती बिक रही होती है, लेकिन अभी तक में बौद्धिक चेतना जग चुका होता है। किसमें? अमेरिकन में। वो कहते हैं क्या कि सस्ती चाय बेच बेच कर ये अपना तो वो क्या कर रहा है, अपना पैसा ज्यादा से ज्यादा बना रहा है, कमा रहा है, और हम हमारे देश को खोखला कर रहा है। और सस्ती चाय में भी ये कर लगाकर बैठा हुआ है, ना हम खरीदेंगे और ना हम इसके चाय को आने देंगे अपने देश में। तो 16 दिसंबर 1773 को जब जहाज पहुंचती है तो सबसे पहले आह्वान किया जाता है कि अपने जहाज को लेकर वापस लौट जाओ। लेकिन जो बोस्टन के बंदरगाह पर जो जहाज पहुंचती है, उसका विरोध होने के बावजूद भी वहां पर क्या होता है, जो वहां का जो गवर्नर होता है, जो लोकल गवर्नर होता है, ठीक है, वो गवर्नर का नाम होता है हैथिसन। ये 16 दिसंबर 1773 ईस्वी की बात है। जो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी की बात है। वहां का गवर्नर कौन था? हैथिसन। हैथिसन बोलता है नहीं, ये तो मेरा राज्य है, मैं यहां पर जो है चाय उतरवा लूंगा। लेकिन अमेरिकन इसका विरोध कर रहे थे कि भाई तुम चाय जो जहाज लेकर आया है वापस लेकर चले जा, यहां पर उतारने की कोशिश मत कर, अगर करेगा तो बहुत भारी नुकसान होगा। वो मानने को तैयार नहीं था। ठीक है, तो जब मानने को तैयार नहीं था तो आपको मैंने बताया था, पहले पढ़ाया था, सैमुअल एडमसन नाम का व्यक्ति जो है वो वेश बदलता है और अपने मित्रों के साथ, ठीक है, वेश बदल के रेड इंडियन का वेश ले लेता है और मित्रों के साथ जहाज पे चढ़ जाता है और जितनी जहाज पर पेटियां चाय पत्ती की पड़ी होती है सबको समुद्र में फेंक देता है। और इसी घटना को अमेरिकन इतिहास में क्या बोला जाता है? बोस्टन की टी पार्टी। तो आपसे पूछा जाएगा उस समय गवर्नर कौन था? आपने याद रखना है, हैथिसन गवर्नर था। घटना कब की है? 16 दिसंबर 1773 ईस्वी की ये घटना है। तो जब अमेरिकन सरकार को इसका पता चलता है तो कहता है कि भाई ये जो है ब्रिटिश सरकार को जब इसका पता चलता है कि अमेरिकन उपनिवेश वासियों ने ऐसा काम किया है, तो वो कहता है कि जिसने भी ऐसा काम किया उसको कठोर सजा मिलनी चाहिए। अब क्या होता है? बोस्टन के बंदरगाह को तुरंत बंद कर दिया जाता है। और क्या होता है, वहां पर जो एक सरकार होती है मैसाचुसेट्स की सरकार, उसका पुनर्गठन किया जाता है और गवर्नर की शक्ति को और बढ़ा दिया जाता है। और इसके साथ साथ जितने भी जो भी आपराधिक मामले, जो हत्या संबंधी जो भी आपराधिक मामले अमेरिका में चल रहे होते हैं अमेरिकन वासियों के लिए, वो कहां पर शिफ्ट कर दिए जाते हैं? वो इंग्लैंड में हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। अब क्या होता है, ये बोस्टन की टी पार्टी तत्कालीन कारण बनती है और इसका पूरा विरोध होता है। जितना ज्यादा दबाने की कोशिश की जाती है उतना ही अमेरिकन वासी क्या करते हैं? उसका डटकर सामना करते हैं। और इसमें अब कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन क्या हो जाता है? दोस्त बन जाता है। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस, स्पेन देखता है कि भाई ये सही मौका है, ये तेरा उपनिवेश जो हमसे छीना गया है ना, कौन छीना था? इंग्लैंड वाला। ये सही मौका है अब इसको मजा सिखाने का।
वो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के जितने भी लीडर्स होते हैं उनका खुलकर मतलब समर्थन करना शुरू कर देता है। कौन? फ्रांस और स्पेन। किसको हराना है भाई? अब हमें हराना है किसको? इंग्लैंड को हराना है और अपना बदला लेना है ब्रिटिश साम्राज्य से, जिसने हमें क्या किया था। हम पहले आए, अमेरिका की खोज हमने की, लेकिन 13 कॉलोनियां, स्पेन बोलता अमेरिका की खोज हमने करवाई, हमने की और 13 कॉलोनियां आकर खुद स्थापित कर लिया। फ्रांस बोलता है कि 7 साल तक हमारे साथ लड़ाई करता रहा, हमें बहुत इसने नुकसान करवाया है। ठीक है, तो अब हम इससे लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे? अमेरिका को साथ देंगे और इसको हम लोग हराएंगे। और ऐसा ही हुआ। अमेरिका को बहुत अच्छा साथ मिला। किसका? स्पेन का साथ मिला। इसके साथ साथ किसका साथ मिला? फ्रांस का साथ मिला। और ये युद्ध जो हुआ इसमें अब इंग्लैंड की हार हो गई। इसके साथ साथ और कई देश इसमें शामिल हुए। हॉलैंड भी इंग्लैंड के विरुद्ध 1780 में शामिल हो गया, रसिया भी शामिल हो गया। सबने हम जिसको बदला लेना था, ये अच्छा मौका था। सब मिल गए। किसके साथ मिल गए? अमेरिका के साथ मिल गए और कहा कि तुम मारो, हम तुम्हारा साथ देंगे। और काफी बहुत बड़ी सेना इकट्ठा हो गई जिसका नेतृत्व किया जॉर्ज वाशिंगटन में। और इस तरह से लड़ाई हुई और इसका अंत 3 सितंबर 1783 ईस्वी को पेरिस समझौते के साथ हुआ। एक संधि हुई और उसके बाद घोषणा पत्र जारी हुआ और युद्ध की शांति हुई। इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस पकड़ा जाता है और इस समझौते के बाद ही उसको छोड़ा जाता है। फिर इसके बाद आइए, जब लड़ाई खत्म हो गई, इंग्लैंड जब हार गया, तो अब हम देखते हैं कि क्यों हारा, आखिर क्या क्या कारण थे इंग्लैंड के हारने के। अब थोड़ा देर का लेक्चर रह गया, बस खत्म ही होने वाला है। इंग्लैंड विशाल युद्ध स्थल, अमेरिका का जो क्षेत्र है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, और जिसका कि अमेरिकन वासी ने बहुत अच्छा फायदा उठाया और इंग्लैंड को हराया। और काफी दूरी है ना, इंग्लैंड और अमेरिका के बीच में काफी दूरी थी, और इस दूरी का भी फायदा किसने उठाया? अमेरिकन वासियों ने उठाया। तो ये सारी चीजें जो थी, इसका फायदा हुआ कहीं ना कहीं, और इंग्लैंड के असफलता का ये क्या बना? कारण बना। इसके साथ साथ देखिए क्या है, उपनिवेश शक्तियों में इंग्लैंड के द्वारा गलत अनुमान लगाना। वो क्या सोचते थे कि जो उपनिवेशित वासी लोग होते हैं उनमें तो बुद्धि ही नहीं है शासन करने की, ये उनका गलत अनुमान था। आप देखो कितना अच्छा नेतृत्व मिला उनको, किनका? जॉर्ज वाशिंगटन का। और इसके साथ साथ उन्होंने इतना अच्छा नेतृत्व किया कि उनको आजादी मिली। इसके साथ साथ वहां का उस समय जो राजा था जॉर्ज तृतीय, वो अलोकप्रिय शासक हो गया। उसको शासन चलाने आया ही नहीं, कितना कर लगाना नहीं लगाना उसको कुछ पता ही नहीं था। तो ये सारी चीजें हो गई और विदेश से भी सहायता मिली, जिसके कारण क्या हुआ? इंग्लैंड की हार हुई। देखिए जॉर्ज वाशिंगटन का नाम आया ना, कितना अच्छा नेतृत्व किया। और इसको थपेड़े पड़े ना, क्यों पड़े? क्योंकि वो क्या सोचता था कि उपनिवेशित जो लोग हैं, कौन से लोग? उपनिवेशित जो लोग हैं उनमें शक्ति नहीं होती कि वो कोई हरा पाएंगे। तो ऐसा नहीं होता भाई, एक चींटी भी कभी कभी हाथी को परेशान कर देती है, और ऐसा ही हुआ। इंग्लैंड का वो चीज क्या हो गया? शासन व्यवस्था खत्म हो गई। अच्छा, अब क्या हुआ? जब स्वतंत्र हुआ अमेरिका तो क्या प्रभाव पड़े? ये बहुत अच्छा है, इसको ध्यान से समझिएगा कि जब स्वतंत्र हो गया अमेरिका तो क्या प्रभाव पड़ा अमेरिका में। सबसे पहला जो प्रभाव पड़ा वो स्वतंत्र प्रजातांत्रिक मतलब लोकतांत्रिक राष्ट्र की स्थापना हुई अमेरिका में। दूसरा था धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई। तीसरा क्या है? हमारे पास सामाजिक प्रभाव पड़ा और हमारे पास आर्थिक प्रभाव पड़ा। आइए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्वतंत्र जो लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक राष्ट्र की स्थापना हुई, हम उसके बारे में बात करते हैं। वहां पर राजा के अधिकार, कोई राजा का अधिकार नहीं था। वहां पर संविधान बना, लोकतंत्र की स्थापना हुई और 4 मतलब आदर्श प्रस्तुत किए गए। स्वतंत्रता के 4 आदर्श वाक्य जो थे, वहां पर 4 नए राजनीतिक आदर्श जो है प्रस्तुत किए गए। वो कौन कौन से वो थे उसको एक बार आप कॉपी में लिख लीजिए। अमेरिका स्वतंत्रता के 4 आदर्श राजनीतिक वाक्य जो है वो क्या कौन कौन से थे वो लिखिए। पहला था गणतंत्र, राजतंत्र, संघवाद और संविधानवाद। ये बातें उभर कर आई। किसमें उभर कर आई? स्वतंत्र, जब हमने लोकतंत्र की स्थापना वहां पर हुई तो क्या बातें वहां पर उभर कर आई? गणतंत्र, जनतंत्र, संघवाद और संविधानवाद। गणतंत्र, जनतंत्र, संघवाद और संविधानवाद की बातें
उभर कर सामने आई और पहला लिखित संविधान जो है बनकर तैयार हुआ, पहला लिखित संविधान अमेरिका के पास। और उसमें क्या था, किसकी बातें थी, जनतंत्र की बातें थी, गणतंत्र की बातें थी, संघवाद की बातें थी, संविधानवाद की बातें थी। ये चीज जो है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव पड़ा, क्या, स्वतंत्र लोकतांत्रिक राष्ट्र की स्थापना में। दूसरा, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई, इसमें धार्मिक सुधार हुए। नए संविधान के अनुसार चर्च को राज्य से क्या किया गया, अलग रखा गया। सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा, मानवीय सिद्धांत का जन्म हुआ, जिसमें स्त्री और पुरुष को समान अधिकार दिए गए। समान अधिकार, किसको समान अधिकार दिए गए, स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार दिए गए। सामाजिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ। जंगल, खनिज, इस पर किसी एक आदमी का अधिकार, राजा का, जैसे पहले राजा सामंती लोगों का अधिकार होता था, वो अधिकार खत्म हो गया। और एक मतलब कहते हैं ना, एक पूंजीवादी व्यवस्था का जन्म हुआ वहां पर, और लोगों को, और ओपन टू ऑल बंदरगाह, ओपन टू ऑल कंट्रीज कर दिया गया कि आप कोई भी देश के लोग बंदरगाह हमारे यहाँ पर सामुद्रिक मार्ग से आ सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं। इस तरह की नई सामाजिक व्यवस्था स्थापित की गई। अब पूरे वर्ल्ड पर क्या प्रभाव पड़ा अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का? सबसे ज्यादा प्रभाव तो भाई इंग्लैंड के ऊपर पड़ा। कैसा प्रभाव पड़ा इंग्लैंड के ऊपर? इंग्लैंड के ऊपर जो था जॉर्ज तृतीय का जो था व्यक्तिगत शासन क्या हुआ, अंत हो गया। आपको पता था निठल्ला शासक था, ढेर सारा कर लगाता था, समझ तो उसको कुछ थी नहीं, तो उसका जो व्यक्तिगत शासन था, जो कठपुतलियों की तरह वो नचाना चाहता था समाज को, ठीक है, अब संसद को, वो व्यवस्था खत्म हो गई और संसद के पास अब ज्यादा अधिकार आ गए। दूसरा क्या हुआ, जब ये सत्ता, अमेरिका की सत्ता जब उसके छीनी चली गई, तो अब वो नए देश की खोज करने के लिए निकल पड़ा, क्योंकि व्यापार भी करने थे, अपने राज्य की समृद्धि भी तो लानी थी। 7 साल तक लड़ाई करता रहा, फ्रांस से तो ऐसे पैसे खत्म हो गए थे, अमेरिका से भगा दिया गया, पैसे थे नहीं, अब नया देश तो खोजना था। तो नए देश की खोज में उसने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पे कब्जा किया। उसके बाद जाकर उसने, इसके साथ साथ उसने अपनी जो औपनिवेशिक नीति थी, ठीक है, जिसके कारण कि अमेरिका उनके हाथ से बाहर निकल गया, उसमें उसने क्या किया, जो कठोरपन था उसमें थोड़ा सा उसमें वो लिबरल बना। और 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन राष्ट्रमंडल की स्थापना भी की। ये थे। इसके साथ साथ एक पॉइंट और मैं आपको क्लियर कर दूं, देखिए वो क्या है, यहां पर इंग्लैंड द्वारा वाणिज्य सिद्धांत का परित्याग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंग्लैंडो द्वारा वाणिज्यवादी सिद्धांतों का परित्याग किया उन्होंने। बहुत सारे जब अमेरिका हाथ से चला गया, ठीक है, तो क्यों गया, क्योंकि वो धक्के से कर लगाने लगे थे, अपना मनमानी ढंग से बोलते थे कि भाई तुमको हर चीजों पर पैसे देने पड़ेंगे। मुक्त व्यापार की नीति जो थी वो नहीं थी उनके पास। तो उनके दिमाग में आया, फिर उनकी जब संसद बैठी कि आखिर क्या कारण थे जिसके कारण अमेरिका में विद्रोह हुआ। तो जब कारणों का एनालाइज किया गया तो उनको समझ में आया कि सबसे बड़ा जो था वो आर्थिक कारण जो है वो उभर कर समाज में आया। इस कारण से उन्होंने जो है एक नीति बनाई, मुक्त व्यापार नीति को अपनाया और कर का जो मापदंड था एकदम कम कर दिया। एकदम कम क्या मतलब, मान लो कि खत्म ही कर दिया उसने। तो ये सारे परिणाम हुए अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के। तो एक बार फिर से हम इसको दोहरा लेते हैं। जॉर्ज तृतीय का व्यक्तिगत शासन खत्म हो गया, ठीक है, को किसका शासन खत्म हो गया, जॉर्ज तृतीय का व्यक्तिगत शासन खत्म हो गया। इंग्लैंड के द्वारा नए उपनिवेश की स्थापना, अमेरिका हाथ से चला गया, तो वो कौन सा देश खोजने लगा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया चला गया भाई नया उपनिवेश बनाने के लिए। इसके साथ साथ अपनी औपनिवेशिक नीति में परिवर्तन किया, राष्ट्रमंडल की स्थापना की। इसके साथ साथ जो वाणिज्यवादी सिद्धांत थे उसमें मुक्त व्यापार की नीति को उसने क्या किया, बढ़ावा दिया। चलिए अब तो बात आती है मेन हीरो पर, किस पर, फ्रांस के ऊपर। फ्रांस सोचा था कि क्या करेंगे हम भाई, लड़ाई करेंगे, अमेरिका इंग्लैंड को भगाएंगे बाहर और अमेरिका के ऊपर अपना प्रभुत्व सत्ता जमाएंगे। लेकिन उल्टा हुआ। उल्टा ये हुआ, अमेरिका स्वतंत्र हो गया, इंग्लैंड को भागना पड़ा। फ्रांस ने अपना खोया सम्मान तो वापस स्थापित कर लिया, लेकिन क्या हुआ, लेकिन फ्रांस को बहुत, जो 7 साल तक जो उसने लड़ाइयां लड़ी थी
वो 7 साल की लड़ाइयों के कारण जो फ्रांस था उसकी आर्थिक व्यवस्था क्या होगी, बदहाल हो गई, दयनीय हो गई। वहां लोगों को रोटी खाने तक नहीं मिलने लगे, ऐसी हालत हो गई भाई फ्रांस की। किसके कारण कि वो जो अमेरिका में जो पहले तो 7 साल की लड़ाई हुई, फिर काफी सारा पैसा उसने अमेरिका को दिया, अमेरिका में उसने अपने सैनिक उतारे, उनमें उसने खर्च किया, जिसके कारण वहां पे आर्थिक तंगी आ गई। और इस आर्थिक तंगी के कारण फ्रांस में भी क्रांति आई। देखिए क्या होता है, अमेरिका ने फ्रांस में एक नई चेतना उत्पन्न की। अमेरिका के क्रांति ने फ्रांस में क्या किया, एक नई चेतना उत्पन्न कर दिया। कैसे चेतना उत्पन्न कर दी, कितनी अच्छी बात है। जो फ्रांसीसी सैनिक उपनिवेश से अपने मस्तिष्क में क्रांति का बीज लेकर लौटे थे, ठीक है, उन्होंने बोला कि हम अगर अलग अलग देशों का साथ लेकर अमेरिका को आजाद करवा सकते हैं तो भाई हमारे यहाँ जो राजा जो मनमानी अधिकार चलाता है और जो हमें परेशान करके रखा हुआ है, क्या हम उसको नहीं हटा सकते? हम उसको भी हटा सकते हैं। ये जो बीज है ना, उनके जो सोल्जर्स थे उनके मन में आ गए। और इसमें बहुत बड़ा नाम है लफायत का। लफायत अमेरिका अपने देश वापस जाता है और जनमानस के दिल में क्रांति के बीज को बोता है। और इतिहासकार कहते हैं कि जो स्वतंत्रता का मसाल अमेरिका में जला, उसके फलस्वरूप गणतंत्र की जो स्थापना हुई, उसका फ्रांस में तीव्र प्रभाव पड़ा और उसने फ्रांस को क्रांति के मार्ग की ओर ले जाने के लिए प्रेरित किया। अब वो भी अमेरिका के समान क्या चाहते थे, स्वतंत्रता चाहते थे। और वहां पर अमेरिका में जब क्रांति हुई, अमेरिका स्वतंत्र हुआ, फ्रांस ने बहुत ज्यादा साथ दिया अमेरिका को। वहां पर अच्छे सैनिक नेतृत्व की क्षमता का फ्रांसीसियंस को पता चला, अपनी शक्तियों का पता चला। वो वापस अपने देश लौटे और अपने देश को भी वो वही सत्ता और स्वतंत्रता दिलाना चाहते थे। इसीलिए वहां पर उन्होंने एक नारा दिया, समानता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा, जो कि अमेरिका के क्रांति से ही दिखाई देता है फ्रांस के ऊपर।